So once again, hello, hi and good morning to all. आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। द बेसिक एक्टिविटीज बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसे लिविंग होने के लिए उसके बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके चलते वो जिंदा रहता है, उन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही शो होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो उसके बॉडी में ये सारे प्रोसेसेस शो नहीं करेंगे। जो लिविंग है उसके बॉडी में ये सारे प्रोसेसेस ही शो करेंगे। तो ये सब प्रोसेसेस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर कंटिन्यू होती है तो जिसके चलते वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा। तो इसी प्रोसेसेस को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अब जैसे न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रीदिंग सिस्टम, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ईच एंड एवरी सेल को ब्लड पहुंचना, एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट ये निकलना। सो दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है हम अपने फूड को कैसे लेते हैं, किस टाइप का फूड लेते हैं और डाइजेशन कहाँ होती है, इनसाइड द बॉडी या फिर आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जो न्यूट्रिशन होता है ये दो तरह का है। एक है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक स्पेशली अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, सो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए एंड आपके ब्लू ग्रीन algae हो गए, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसके चलते ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एंड जो एनिमल हो गए जैसे ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब ऑटोट्रोफ जो होते हैं जैसे कि आपका ग्रीन प्लांट हो गया, उनको खाना बनाने के लिए सनलाइट कंपलसरी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। लेकिन जो हेटेरोट्रोफ होते हैं जैसे कि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसीलिए इन्हें कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंपली प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि साप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये ज़्यादातर प्लांट के जो भी ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं वहाँ पर होता है। और ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है प्लांट का वो हमेशा लीफ होता है। तो लीफ में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से कैरी आउट होता है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ
कंबाइन करेगा और आपको ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड पानी आज प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ये प्रोसेस क्लोरोफिल पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में होगा एंड सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। क्लियर है? चलिए, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज प्लांट ने बनाया, इसको वो स्टोर कहाँ करेगा, कैसे करेगा? देखिए, ग्लूकोज बना, प्लांट में कैसे स्टोर होगा? प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दीजिए इसको। तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा और प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जब ये खाना ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, जो कार्बोहाइड्रेट फूड हम खाते हैं ये डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में बदलता है और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे मसल सेल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक्चुअली में क्या होता क्या है? ठीक है, चलिए, सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये हो गया आपका स्टेप 1। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। और जो थर्ड स्टेप होता है, जो हाइड्रोजन टूट के आपको मिला, ये ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन आपको मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके आपको ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। तो जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड थोड़ा सा दिखने में ओवल शेप होता है और ये प्लास्टिड जो है ये आपको प्लांट सेल में, और ये जो प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। ओवल शेप का होता है, इसके 2 लेयर्स होते हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। और ये जो अंदर का जो कंपार्टमेंट है इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर ऐसे कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ये एक कॉइन के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्राना। ठीक है, एक कॉइन के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्राना। क्लियर है? और ये एक ग्राना है, ये दूसरा ग्राना है, ये दोनों ग्रैनम्स एक दूसरे से जुड़े हैं। किससे? लामेला से जुड़े हैं। क्लियर है? अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में खत्म होता है। जो स्टेप 1 होता है दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, एंड जो स्टेप 2 है दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनेगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा। क्लियर है? तो लाइट रिएक्शन ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन कंटिन्यू करता है। एंड जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में शुरू हुआ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस स्ट्रोमा में खत्म हुआ। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में एंड डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन डिपेंड करेगा लाइट के ऊपर, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा।
ये डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर, जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनता है। तो लाइट रिएक्शन एंजाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डार्क रिएक्शन एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसे हम बोलते हैं रूबिस्को। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपके बनते हैं वो है ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये दोनों एनर्जी होते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपीएच का मतलब होता है रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर है? ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। तो लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हिल साहब ने, जिसके चलते इसे हिल्स रिएक्शन कहा जाता है। और डार्क रिएक्शन को दिया था सर मेल्विन कैल्विन ने, इसीलिए इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर है? एक NADPH से आपको 3 ATP मिलते हैं, ठीक है, और डार्क रिएक्शन में 18 ATP एंड 12 NADPH इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए। और ये जो रूबिस्को एंजाइम है उसका नाम भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोमाटा के बारे में। जो स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन से मिलके ग्लूकोज बनाता है। और इसी स्टोमाटा की हेल्प से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था उस वाटर भी इसी स्टोमाटा के थ्रू बाहर जाता है। दिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये स्टोमाटा क्या है? देखिए, अगर आप एक लीफ को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको लीफ के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे से होल दिखाई पड़ेंगे। इसी होल को हम कहेंगे स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा के बाजू में आपको 2 सेल दिखाई पड़ेंगे, इसे हम कहेंगे गार्ड सेल। और यहीं पर आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लियर है? चलिए, अब ये स्टोमाटा काम कैसे करेगा? जैसे ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये दोनों स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। जैसे ये दोनों फूल जाएंगे तो उस प्रेशर से ये स्टोमाटा, ये जो ओपनिंग है, खुल जाएगा। या फिर अगर आपके पानी में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होगा तो ये स्टोमाटा जो है ये भी खुल जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन जीरोफाइट प्लांट्स। अब ये जो जीरोफाइट प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट का मतलब होता है वो प्लांट जिनमें आपके जो स्टोमाटा होते हैं वो स्टोमाटा दिन में नहीं खुलते। जीरोफाइट प्लांट होते हैं डेजर्ट प्लांट, जैसे कि कैक्टस। और ये जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, पानी भी बहुत कम है। अगर फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमाटा दिन में अगर खुला, कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो वाटर है, वाटर भी लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं वो दिन में स्टोमाटा को नहीं खोलते। इनका जो स्टोमाटा है वो रात में खुलता है। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, रात में स्टोमाटा खुला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर गया, तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मालिक एसिड में बदल देगा। और यही मालिक एसिड दिन में क्या होगा, दिन में यही मालिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। तो डे टाइम में स्टोमाटा बंद रहा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गया, सनलाइट तो वैसे ही आपको मिलेगा,
और क्लोरोफिल तो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स। फोटोसिंथेसिस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले सनलाइट। बिना सनलाइट के वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो भी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन एंड द मेजर कंपोनेंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही हाइड्रोजन जुड़ के ग्लूकोज बनता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% का है। अगर उसकी मात्रा 0.05 से ज़्यादा हो गई तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकेम हार्मफुल फॉर द प्लांट। नेक्स्ट होता है वाटर, क्योंकि वाटर टूटेगा तभी आपको हाइड्रोजन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो दीज आर द फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड उसी ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन हो गया, काओ, डॉग, कैट, ये सब हो गए, ये हेटेरोट्रॉप है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले सैप्रोट्रॉफिक। फंगस, मशरूम, ईस्ट, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये डेड एंड डिके मैटर के ऊपर डिपेंड करेंगे, मरा हुआ खाना खाएंगे ये सब, और ये अपना फूड बाहर डाइजेस्ट करते हैं। बॉडी के अंदर इनकी डाइजेशन नहीं होती, बॉडी के बाहर डाइजेशन होती है। क्लियर? नेक्स्ट पैरासाइटिक। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेंगे या फिर उसके बॉडी के अंदर रहेंगे और उस एनिमल से ही अपना खाना ये निकालेंगे। अब जैसे कि अगर बात करें मैन एंड मॉस्किटो की, अगर मैं बात करूं, ह्यूमन एंड मॉस्किटो की मैं बात करूं, जो ये मैन होगा ये हो जाएगा होस्ट, एंड ये जो मस्कीटो हो गया ये हो जाएगा आपका पैरासाइट हो जाएगा। और ये मस्कीटो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के बाहर रहता है, उसका खून एब्जॉर्ब करता है। दैट ब्लड इज द फूड फॉर दिस मस्कीटो। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को खाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। और यहाँ पर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होगा, डाइजेशन बॉडी के बाहर नहीं होगा। और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप में खत्म होता है। इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन मतलब फूड का टूटना, एब्जॉर्प्शन आपका फूड टूट गया, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स, विटामिन्स मिले वो सब एब्जॉर्ब होंगे। असिमिलेशन, वो सब विटामिन मिनरल आपके बॉडी में यूटिलाइज होंगे। एंड इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया है वो बॉडी से बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स जो होते हैं ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैरी आउट होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हॉर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, एमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो एमीबा ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये ज़्यादातर पानी में ही पाया जाता है। और इसकी जो बॉडी की जो शेप है
वो कुछ इस तरह से है, और इसकी जो बॉडी की जो शेप है ये फिक्स नहीं होता। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया। क्लियर है? तो मान के चलिए ये एक एमीबा है, ये इसकी सीडोपोडिया है जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। अब जैसे ही इसके नज़र में इसका खाना आता है तो ये जो सीडोपोडिया है ये धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ेंगे और ये भी धीरे धीरे करके आगे स्ट्रेच हो जाएगा और दोनों ऐसे ही फूड को कवर कर देंगे और उसके बाद इस फूड को धीरे धीरे करके अपने बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल में ले जाएंगे। उस फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और जैसे डाइजेस्ट हो गया जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये इसके बॉडी में रह जाएंगे, बाकी जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये डिटेक्ट्स फूड, एक्सटेंड इट्स सीडोपोडिया, covers the food, carries to the food vacuole, digests the food in the food vacuole, absorbs the useful things and removes the undigested material from its body. क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लैंड क्या है इसे समझते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन एनिमल बॉडी दैट मेक्स सर्टेन केमिकल्स फॉर द एनिमल। ग्लैंड एक ग्रुप होता है, एक सेल का ग्रुप होता है जो कि एनिमल के लिए कुछ केमिकल्स बनाता है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। लेकिन जो ग्लैंड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर एक ग्लैंड का डायग्राम मैंने बनाया है और ये जो आप देख रहे हो ये एक पाइप है, एक ट्यूब है जिसे हम कहते हैं डक्ट। जिस ट्यूब के सहारे जो केमिकल यहाँ पर बनता है, इस पाइप, इस ट्यूब, इस डक्ट के सहारे वो केमिकल ग्लैंड से बाहर जाता है। ठीक है? अगर आपके पास सिर्फ ग्लैंड है लेकिन कोई भी ट्यूब नहीं है उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपके पास कोई ग्लैंड है जिसके पास ट्यूब भी है उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसके पास ग्लैंड भी है एंड ट्यूब भी है। चलिए समझते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक केमिकल बनाता है जिसे हम कहते हैं हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में ये बहुत काम आता है। जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, मामरी ग्लैंड, ये सब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये हमारे लिए जो केमिकल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंजाइम। ये केमिकल सिर्फ और सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है और ये एंजाइम इस ट्यूब के जरिए बाहर जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टोमक एंड लिवर। और ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो गया जिसके पास ट्यूब है, ये एंजाइम और उसके साथ साथ हार्मोन भी बनाता है। जो एंजाइम ये बनाएगा वो इस ट्यूब से पास होगा और जो हार्मोन ये बनाएगा, हार्मोन इस ट्यूब से पास नहीं होगा। हार्मोन्स डायरेक्टली ऐसे ये ब्लड में मिक्स होगा, डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होगा। क्लियर है? और इसका जो एग्जाम्पल है पैनक्रियाज है। जो पैनक्रियाज वो एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन इन नेचर, बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन नेचर का होता है, इसीलिए पैनक्रियाज को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स।
तो कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है और उससे क्या क्या एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे कि हमारे माउथ में 3 पेयर सलाइवा ग्लैंड है जो कि सलाइवरी अमाइलेज या फिर टायलिन एंजाइम बनाता है और जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। अब स्टोमक जो एंजाइम बनाता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है एंड पेप्सिन है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा जानकारी। म्यूकोस जो होता है ये हमारे स्टोमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खराब होने से बचाता है और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिवर बनाता है बाइल जूस और ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज बनाता है पैनक्रियाटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड जिसका मतलब होता है फैट, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टिन, ये इंटेस्टिनल जूस बनाता है जिसमें माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, लाइपेज है, पेप्टिडेज है। तो माल्टेज माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा एंड पेप्टिडेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है? चलिए फिर ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज माउथ, इसोफागस या फिर फूड पाइप, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनस। सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसका काम भी एक एक पॉइंट में मेंशन कर दिया है। माउथ का काम होता है मास्टिकेशन ऑफ फूड, मास्टिकेशन का मतलब ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसोफागस में पेरिस्टाल्सिस होगा, पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है जो फूड है माउथ से स्टमक में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप। माउथ है, स्टमक है, तो फूड माउथ से स्टमक जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो स्टमक गैस्ट्रिक जूस बनाएगा, लिवर बनाएगा बाइल जूस जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा, गॉल ब्लैडर जो कि बाइल को स्टोर करेगा, बाइल बनाएगा लिवर लेकिन स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज बनाएगा पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेशन आपका खत्म होगा, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, लार्ज इंटेस्टिन ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसे भी ये टेम्पररीली स्टोर करेगा, रेक्टम भी टेम्पररी स्टोर करेगा जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है एंड एनस, एनस ओपनिंग होता है जिस ओपनिंग के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ये हमारे बॉडी से बाहर जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। चलिए, तो माउथ में क्या होता है, जो फूड है उसका मास्टिकेशन होगा मतलब ब्रेकिंग डाउन होगा मतलब ग्राइंडिंग होगा। तो हमारे माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कानाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये जो 2, 1, 2, 3 है दिस इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, सबको मिलाएंगे तो 32 टीथ आएंगे। इंसिजर होते हैं टोटल 8, कानाइन होते हैं 4, प्रीमोलर 8 एंड मोलर होते हैं 12।
तो ये टोटल 32 टीथ हमारे फूड को ग्राइंडिंग करने में, ब्रेक डाउन करने में, मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं। टोंग जो होता है, टोंग के पास टेस्ट बड होते हैं जो कि फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं और मास्टिकेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ 3 पेयर सलाइवा ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जो कि कार्बोहाइड्रेट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और वो जो सलाइवा ग्लैंड हैं, एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड तीसरा जो होता है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च, वो हमारे माउथ में माल्टोज में बदल जाता है। दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। तो माउथ से जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड निकलता है उसे हम कहते हैं बोलस। और जैसे ये फूड आपके फूड पाइप में एंटर करेगा तो फूड पाइप जो क्या होगा, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स कुछ करेगा, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे कुछ करेगा। तो जिसके चलते वो फूड धीरे धीरे करके फूड पाइप से स्टमक में एंटर करेगा। इसी मोशन को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। देखिए, स्टमक, अब जब फूड जो है स्टमक में आके पहुंच गया फूड, तो स्टमक गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाएगा, क्योंकि मीडियम अगर एसिडिक है तो फूड बहुत ही आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? और आपके फूड में अगर कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे कील करने में हेल्प करेगा। और जो तीसरा पॉइंट है दैट इज पेप्सिनोजेन। ये एक डीएक्टिव एंजाइम होता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही पेप्सिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प होगा। क्लियर है? तो पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन या फिर पेप्टाइड में बदल देगा। क्लियर है? और पेप्सिन को बनाने में कौन हेल्प करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करेगा। और नेक्स्ट है म्यूकस। ये म्यूकस आपके स्टोमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नुकसान से बचाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो अब जो स्टोमक से जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा दैट इज कॉल्ड काइमे, दैट इज कॉल्ड काइमे। अब ये जो फूड है, अब ये फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। आप याद रखेंगे, स्टोमक से फूड लिवर नहीं जाएगा एंड पैनक्रियाज में नहीं जाएगा, स्टोमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। और यहाँ पर लिवर से बाइल एंड पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस ये अपना काम करेंगे। तो बाइल लिवर सेक्रेट करेगा और ये बाइल स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और गॉल ब्लैडर से ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अगर कोई पर्सन के अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है तो उस जो इंसान होते हैं जिसका गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ सम मेडिकल हेल्थ इशू, उस इंसान को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फैट फूड, ऑयल फूड न खाने के लिए।
क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पानक्रियाज के बारे में। तो पानक्रियाज बनाता है पानक्रियाटिक जूस, जो कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड, फैट को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है तो स्मॉल इंटेस्टिन भी एंजाइम रिलीज करेगा, दैट इज इंटेस्टिनल जूसेस, जिसमें लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। ये फाइनली आपके फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देंगे, तो जिसके चलते कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल जाएगा, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फैट है ये फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ठीक है? तो आपका फाइनल डाइजेशन खत्म हो गया और आपको ये सब मिल गए, ग्लूकोज मिला, एमिनो एसिड मिला, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आपको मिला। सो दीज आर योर न्यूट्रिएंट्स, ये आपके न्यूट्रिएंट हो गए। अब यहाँ पर इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होगा, कौन करेगा? एक्शन ऑफ भिलाई। आपके स्मॉल इंटेस्टिन में कुछ ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहेंगे भिलाई। और ये भिलाई क्या करेंगे? ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यही भिलाई ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करेंगे, और यही ब्लड को भेज देंगे लिवर, और लिवर से ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स चारों तरफ ट्रांसफर होंगे। ठीक है? चलिए, अब ये जो भिलाई होता है, इस भिलाई के अंदर दो तरह के वेसल्स पाए जाते हैं। एक है ब्लड कैपिलरी, दूसरा है लैक्टियल्स। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो दूसरा वेसल है दैट इज कॉल्ड लैक्टियल्स, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं। क्लियर है? चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टिन होता है, हॉर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टिन का जो साइज है, लेंथ जो है वो बहुत ही बड़ा है कार्निवोर के मुकाबले, क्योंकि हॉर्बीवोर ज़्यादातर हॉर्ब खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इसे डाइजेशन करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन कार्निवोर जो है, लायन, टाइगर हो गए, ये सब कार्निवोर हैं, ये सब फ्लेश खाते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, और ये डाइजेशन होने में बहुत टाइम नहीं लगाते। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी जो इंटेस्टिन की साइज है वो कम होगी, हॉर्बीवोर का इंटेस्टिन का साइज जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टिन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टिन ये टर्मिनल पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो भी बच गया है ये उसे टेम्पररीली स्टोर करके रखेगा, और एनस जो कि ओपनिंग होता है, एनस के थ्रू वही सारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये बाहर छोड़ देगा। और एनस के ठीक पास में एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। यही मसल आपके एनस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर हो गए बॉडी से, दिस इज कॉल्ड इजेशन प्रोसेस। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीदिंग सिस्टम एंड रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल अभी तक यहाँ तक
हम जान गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।